आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम लोग आकलन परीक्षा एवं जेटेड परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक में सिर्फ वही प्रश्न हैं जो जेटेड के लिए और आकलन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिलेबस के अंदर से है। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। क्या है वो टॉपिक का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल आप बहुत बार पढ़े, बहुत सारा प्रश्न आप उससे जानते भी होंगे। सौरमंडल माने सूर्य का परिवार। आपको पता है कि इसमें 8 ग्रह हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बहुत कुछ जानते हैं आप, लेकिन आज जो हमारे पास प्रश्न है, इन प्रश्नों को मेरे साथ आंसर करके देखिए तो लगेगा कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि हम ये भी नहीं कि और ही बोरी क्वेश्चन को उठा के ले आए, वो भी नहीं। जो भी क्वेश्चन है वे सभी झारखंड का जो बुक है, जेसीईआरटी का जो बुक है, जैक का जो सिलेबस है, आकलन परीक्षा के लिए जहां से प्रश्न आना है, जेटेट में जहां से प्रश्न आना है, उन्हीं बुक से इस प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। और अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो आप वहां जाएंगे तो सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा। लेकिन आप लोग रियलिटी यह है कि बुक नहीं पढ़ते, और जो भी प्रश्न आता है वो बुक से आता है। प्रॉब्लम यही हो जाता है, आप किसी चीज को बहुत गहराई में चले गए लेकिन छिछला पानी में ही डूब जाते हैं, कारण कि आपको पता नहीं चलता है। तो चलिए, आज हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण है। आप लोग रियल में जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि प्रश्न क्या है। देखिए, पहला जो प्रश्न है क्या है, सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है। अब लगेगा कि प्रश्न बहुत गहराई में, कोई गहराई में नहीं है। अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो जाइए 6ठा क्लास के बुक में आपको मिल जाएगा, वहां पे सौरमंडल है, वहां पे टॉपिक में साफ सुथरा एकदम लाइन में लिखा हुआ है। तीसरा लाइन में आप जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है, तो कितना है तो 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखना है आपको। अभी चूंकि ज्यादा पढ़ना नहीं, ज्यादा विस्तार नहीं जाना है, अभी आपको सीधे देखना है आंसर और सीधे वहां जाके परीक्षा में ठोक देना है। क्योंकि प्रश्न एकदम यही कैटेगरी का नहीं, यही प्रश्न आएगा और सेम टू सेम आएगा। ऑप्शन भी उसका इसी तरीके का रहेगा। ABCD नहीं कर सकते, लेकिन रहेगा ऑप्शन भी यही, क्योंकि यह भी उसी के द्वारा, जिसके द्वारा आपको क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, उसी के द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सौर परिवार का जो मुखिया है वो क्या है, सूर्य। सूर्य का तीसरा नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य का तीसरा नजदीक ग्रह कौन है, तो वह है कौन, पृथ्वी। सूर्य का नजदीक ग्रह मतलब जैसे देखिए, सूर्य हो गया, इसके बाद जस्ट में आ जाएगा कौन, यहाँ पे बुध, आगे आ जाएंगे कौन हो जाएगा, मंगल, आगे आ जाएंगे कौन हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, तो तीसरा ग्रह कौन है सूर्य से नजदीकी में, तो पृथ्वी कौन हो गया तीसरा ग्रह। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो चलिए अभी हम लोग बिना समय को गंवाए हुए एकदम धक्का-धक चलते जाएंगे, ज्यादा इसमें वेस्टिंग नहीं करना समय। आप लोग सौरमंडल ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, सब कोई टीचर है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको कम से कम एक बार जरूर अपने माइंड में सेट कर लेना आपको। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 देखिए यहाँ पे, देखिए 8 घंटा में मार रहे हैं। 8 है देख के मार दिए, लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जैसे हम कंफ्यूज करके आपको नहीं करना है। 8 घंटा नहीं, 8 मिनट। और देखिए ऑप्शन देखिए कितना तगड़ा कर दिया है, 8 मिनट, 8 सेकंड, 8 घंटा। तो आप जान लीजिए कि 8 होगा, लेकिन मिनट का होगा, घंटे का नहीं होगा। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन में। अब बोले कि बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लाए, तगड़ा तगड़ा हम नहीं लाया सर, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है, आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा तगड़ा है कि कमजोर है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो अब आपको लगेगा कि सौरमंडल का एवरेस्ट होगा का, तो एवरेस्ट सौरमंडल का नहीं है ना। एवरेस्ट सबसे ऊंचा तो है, लेकिन किसका है, तो धरती का
ऊंचा पर्वत है, विश्व का ऊंचा पर्वत है। अब विश्व और सौरमंडल में बहुत अंतर है। विश्व माने धरती तक के हम लोग विश्व कह देते हैं, और सौरमंडल में सूरज, तारा, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह सब आ जाता है। तो आपको ग्रह में भी बहुत सारे, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो एवरेस्ट है। लेकिन एवरेस्ट से पृथ्वी एक न ग्रह है जी, इस तरह और भी तो ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, तो वहां पे भी तो पहाड़ उहाड़ है। तो पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा हम व्याख्या कर दिए कि कोई कंफ्यूजन आपको न रह जाए कि आप एवरेस्ट मार के चले आए, नहीं। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत होगा तो क्या है? ओलंपस मॉन्स। देखिए एकदम सीधे रट के जाइए आप, ओलंपस मॉन्स। ये है कहाँ? तो मंगल पर है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। भारत का पूछ देगा तब आप यहाँ केटू कंचनजंगा मार दीजिएगा तो काम चल जाएगा। यहाँ विश्व का पूछेगा, मैंने धरती पर से पूछेगा तो एवरेस्ट मारेगा तो काम चलेगा। पर प्रश्न का क्वालिटी देखिए, हमारे सौरमंडल का पूछा है, क्या टॉपिक आपको सौरमंडल पढ़ना है। अब कहिए कि इतना इस सर हम आज तक नाम नहीं सुने, तो सुनना पड़ेगा ना सर। ये ओलंपस कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। पृथ्वी का आकार कैसा है? आप सब दिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी का है तो गोलाकार है, तो पृथ्वी का है तो संतरे की तरह है, एक नारंगी की तरह है। लेकिन रियलिटी क्या है कि पृथ्वी कैसा है? तो पृथ्वी का आकार भू आभ है। अब भू आभ बोलेगा कि कैसन होता है मतलब कि गोल तो है, लेकिन इसके ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है? हल्का चपटा है, चपटा, ठीक है। इसीलिए इसका आकृति अगर आपसे पूछे तो आपको भू आभ मार के आना है। बाकी हम लोग विस्तृत अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा सौरमंडल का एक वीडियो है, आप वहां जाके इसका सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं कि नीला ग्रह कौन है, पीला ग्रह कौन है, ऊंचा कौन है, चमकीला कौन है, बहुत सारा बात है। लेकिन अब वो सब चला गया जमाना कि नीला ग्रह पृथ्वी है, चमकीला ग्रह शुक्र है, लाल ग्रह मंगल है। अब ये सब क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन का आप क्वालिटी चेंज कर दिया है। तो आपको यहाँ देख के जाना होगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भू आभ है, ठीक है। अगर अभी तक आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और यदि आप वीडियो पर नया आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जेटेट परीक्षा के लिए, आकलन परीक्षा के लिए, या सीटेट परीक्षा के लिए, या शिक्षक से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। नेक्स्ट बात है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो थोड़ा सा देखिए, आइएगा नीला पीला वाला, तो देख लीजिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अब कैसा हरा के ग्रह कहते हैं? तो हरा नहीं जानते आप लोग, तो जान लीजिए वो बात यह कि वरुण को कहते हैं कौन ग्रह? हरा। अब पीला तो बृहस्पति को, ठीक है। अगर मंगलो लाल पूछ देगा तो मंगल को कह लीजिएगा। तो चलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह। क्यों नीला? पता है ना, पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज्यादा है, जिसके चलते जब हम लोग आकाश से, अंतरिक्ष से यहाँ देखते हैं तो नीला प्रकाश का परावर्तन नीला प्रकाश जो है उसका क्या होता है? फैलाव बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते वहां से पृथ्वी का दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह वरुण को, पीला ग्रह बृहस्पति को, लाल ग्रह मंगल को। तो ये तो हो गया आपको कौन सा ग्रह के बात। चमकीला ग्रह की बात करेंगे तो, चमकीला ग्रह की बात करेंगे तो चमकीला में आ जाएंगे हमारे शनिदेव जी ना, जिनमें 7 गो बल्याकार छल्ला रहता है ऊपर में। वो कौन ग्रह है? तो शनि। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमको स्पेशल क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आना है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। वो सब पुराने प्रश्न हो गए जो परीक्षा में नहीं आ रहे हैं अब, लाल हरा पीला। तो देखिए नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? ये देखिए क्वेश्चन का क्वालिटी। तो कौन की थी? तो विलियम हर्थल।
अब ऐसा नहीं कि आपको बुक में नहीं, बुक में एकदम लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, आप जाइए पढ़िए अगर बुक पढ़ने का मन है तो। लेकिन अभी आप आकलन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोई बुक नहीं पढ़ना है, सब क्वेश्चन को रट के सीधे जाना है परीक्षा देना आपको। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को कहते हैं। जैसे तारा जो है आकाश में पैटर्न बना रहा है, तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं नक्षत्र मंडल। आगे है कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में बात करें तो फिलहाल में हमारे पास 8 ग्रह हैं। पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे ना सर, तो उस समय 9 ग्रह हुआ करता था। अब वहां से 2006 में हटा दिया गया है। एगो किसको? वही प्लूटो को, उसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा ये बात भी ध्यान रखिएगा कि पहले ग्रह 9 हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? तो प्लूटो को हटा के बौना ग्रह की श्रेणी में भेज देगा। इस प्रकार अभी जो बात करते थे, फिलहाल ग्रहों की संख्या कितने हैं? 8 गो। ठीक है। दूरबीन की सहायता से, दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज किसने की थी? दूरबीन की सहायता से तो ये किए थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने ही सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है वो 27 दिन में। कितना दिन में करता है? 27 दिन में। ठीक है। प्राचीन समय में रात्रि में दिशा निर्धारण जिस तारे की सहायता से की जाती थी उसको क्या कहते हैं? तो प्राचीन समय में, पुराना जमाना में, कि कौन दिशा में क्या होगा, तो उसको दिशा निर्धारण करते थे किसके सहायता से? ध्रुव तारा की सहायता से। तो सौरमंडल से जो प्रश्न देख रहे हैं आप इनको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, कि ये सभी प्रश्न का हैं आपको आकलन परीक्षा और जेटेड परीक्षा दोनों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी झारखंड के बुक में सीधे सीधे दिए हुए हैं। और आपको जो भी परीक्षा में प्रश्न आने हैं वो झारखंड के बुक से आने हैं, झारखंड के सिलेबस से आने हैं, और सब आपको उसी बुक से उठाया हुआ प्रश्न है। तो आप इसको अच्छा तरीके से जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब है, अक्षांश और देशांतर है। तो आपको तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि ये ग्लोब है। ठीक है। और इसमें आपको एक रेखा ऐसे ऐसे का है, नहीं गोले गोले घुमा के मतलब, और एक आपको ऐसे, चलिए सीधे सीधे ऐसे ऐसे रेखा है। ठीक है। तो एक आपका अक्षांश है, एक तो आपका कौन है? देशांतर है। चलिए बिना समय वेस्ट कर ले हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे का एक वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अक्षांश देशांतर का पूरा डिटेल्स वीडियो है। जब हम लोग सहायक अध्यापक की तैयारी करा रहे थे तो उस समय यह वीडियो बना हुआ था। क्या टॉपिक था? अक्षांश देशांतर और ग्लोब का। तो वहां पे पूरा डीप में इसका वर्णन किया हुआ है। पर अभी आपको फिलहाल उस डीप के चक्कर में नहीं रहना है, सीधे अभी आपको रट्टा मार के जाना है परीक्षा में। हाँ, रट्टा मार के परीक्षा में रहिए, परीक्षा दे के आइए, फिर जेटेड की तैयारी करना हो तो फिर आप चैनल से जुड़े रहबे करेंगे। अब उसके बाद फिर आपको डीप में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजा जाएगा। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पीडीएफ भी भेजा जाएगा, या फिर आपको जिस तरह से अन्य मटेरियल की जरूरत होगा वो भी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्वेश्चन को सीधे सीधे रट्टा मारिए और जाइए परीक्षा देखाइए। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 180 है। ठीक है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180। देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360। भारत का मानक, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। भारत का मानक मान क्या है? तो 82.5 डिग्री। ठीक है। ईस्ट माने कि 82.5 डिग्री पूर्व लिखा रहेगा तो पूर्व मार देना है आपको ना। मैंने मार क्या ना, इसको मिस मत कीजिएगा, मिस कीजिएगा हमारा कोई दोष नहीं, दोष आपका रहेगा। कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मालूम आपको? उष्ण कटिबंध। अब बोले सर बड़ी दिक्कत हो रहा है नहीं समझने में, तो आपको बोले इसको डीप देखना पड़ेगा, इसे फिर थोड़ा सा हल्का बात कीजिए। चलिए ये देखिए है ग्लोब।
ग्लोब के बीचे बीचे जो एक रेखा होता है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी और मध्य माने बीचे, और रेखा जान ही रहे तो पृथ्वी के बीचे बीचे एक रेखा खींचा गया, उसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इसके नीचे आ जाएंगे 23.5 डिग्री, इसके नीचे आ जाएंगे 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे सनलाइट सीधे बहुत ज्यादा पड़ता है नहीं, इसके चलते गर्मी है। एक है मकर रेखा नीचे और एक है आपका कर्क रेखा। तो अब मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो भाग है ना, ये कहाँ है, भूमध्य रेखा के करीब में है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बीचे बीचे है ना। एक जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर ऐसे बढ़ेंगे तो ठंडा, देखिए यहाँ पे एकदम पूरा बर्फ जमल है, यहाँ पर देख रहे हैं ना पूरा बर्फ, यहाँ पर पूरा बर्फ जमल है। तो यहाँ जो भाग में जाएंगे पूरा बर्फ है, तो बर्फ के क्या कहेंगे, शीत, तो हो जाएगा शीतोष्ण, एनु हो जाएगा शीतोष्ण, नहीं शीतोष्ण नहीं सॉरी, शीत कटिबंध हो जाएगा, शीत कटिबंध, शीतोष्ण नहीं, शीतोष्ण तो यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ गर्मिया के बाद। शीतोष्ण का मतलब कि शीत और उष्ण माने थोड़ा गर्मी और थोड़ा ठंडा, तो कहते हैं शीतोष्ण। और जहाँ खाली ज्यादा गर्मी होकर क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण मने देखिए, उष्ण मने गर्मी, शीत मने ठंडा, और दोनों मिला दे शीतोष्ण, तो आधा उष्ण आधा शीत, माने कि थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म, तो कौन हो गया, शीतोष्ण। तो बीचवा में देख लीजिए है उष्ण, ऊपर बढ़िएगा थोड़ा सा तो हो जाएगा शीतोष्ण, और एकदम ऊपर चले जाएगा तो शीत, वही हाल नीचे हूं। बीचवा में रहिएगा तो शीतोष्ण, माने कि शीत भी है और उष्ण भी है, माने थोड़ा गर्मी भी है थोड़ा ठंडा भी है। अब अगर तनिक आप पीछे चले गए, नीचे चले गए, तो वहां खाली ठंडा है। और जब खाली ठंडा है का है, तो कहा कि बर्फ जमल है। और जब खाली ठंडा है तो फिर ओकरा क्या कह देंगे, खाली शीत कहेंगे। ठीक है बात, चलिए। मन है कि मानता नहीं, तो मान नहीं रहा ना, कखने को लग रहा है कि थोड़ा सा व्याख्या कर दें, लेकिन समय अभाव देखते हुए, परीक्षा को आपको देखते हुए व्याख्या नहीं करने की इच्छा भी हो रही है, और कभी कभी जीव है कि मानता नहीं, हो जा रहा है व्याख्या। तो चलिए फिर भी आप धड़ाधड़ आंसर को याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। अब देखिए उत्तरी ध्रुव कने है, तो नाम में है उत्तरी ध्रुव, तो कने रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। देखिए फिर यहाँ देखिए, फिर बनाना पड़ गया। ये देखिए ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर एकरे कहते हैं ध्रुव और एकरे कहते हैं ध्रुव, माने बीच माने अंतिम पॉइंट को। तो ये ध्रुव जब है यहाँ पे, तो ये है ऊपर में, ये देखिए गोलार्ध, ये हो गए गोला के आधा, आधा ऊपर आधा नीचे। नक्शा देखते हैं ना जब भी, तो ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो अब बताइए कि उत्तरी ध्रुव है तो नीचे रहेगा, उत्तरी ध्रुव कहाँ रहेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब मान लेकर पढ़ के जेबे नहीं कीजिएगा, सोचे कि ओ उत्तरी पूछ रहा है, हो सकता है कि दक्षिण में हो। अरे नहीं भाई, पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर ही रहेगा ना, उत्तरी में, और दक्षिणी गोलार्ध पूछता तो दक्षिण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रांची से गुजरने वाली अक्षांश, गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है, अक्षांश रेखा का नाम है। अब बात कोची हो गया, मकर रेखा कि कर्क रेखा कि विषुवत रेखा, कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको कंफ्यूजन जा, कर्क होगा कि मकर होगा, कर्क होगा कि मकर होगा। तो एक बार आप तनिक देखिए, अच्छा ये हो गया ग्लोब, ये हो गया भूमध्य रेखा, और यहीं पर देखिए, ये मान लीजिए एक बात है कि यहीं पर आपका है भारत, माने भारत तो चौखुट नहीं है लेकिन भारत हो गया। और यहाँ देखिए ऊपरे वाला जो रेखा है ना सर, ऊपरे वाला, इसे एकरे कहते हैं कर्क रेखा, और यहाँ है मकर रेखा। अब बताइए तो मकर रेखा भारत के कौन कौन राज्य से गुजरेगा, गुजरेगा, हाँ भारत देखो ये है, ये देख लीजिए, ये वाला है ऐसे करके भारत ना। और जब यहाँ है भारत, तो मकर रेखा का में टच करेगा, तो रांची का भारत से बहरी है कि हम मकर रेखा जाएगा, तो यहाँ मकर रेखा नहीं जाएगा। और जो रेखा है ना बीचे बीचे, एक कहते हैं विषुवत रेखा, भी भूमध्य रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा भारत में नहीं गया, मकर रेखा तो दूर दूर तक नहीं जाएगा, भारत के कोई राज्य से नहीं जाएगा, तो रांची से कहा चल जाएगा वो। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा, कि आपको रटना है कि भारत के कोई राज्य दे देवे, माने इधर कोई भी है जो भी है, तो कोई राज्य देवेगा, तो कोई राज्य से मकर रेखा नहीं जाएगा, काहे कि
मकर रेखा भारत पाकिस्तान से जाने वाला नहीं है, क्या कि भारत पाकिस्तान सब कने है भूमध्य के ओने, और ये मकर रेखा है एने। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब क्या होगा इसका? कर्क रेखा होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो ये नहीं कि जब मन कर तब क्लिक कीजिए खोलिए, अरे नहीं, एकदम फुर्सत में हो जाइए, दिमाग को एकाग्र करके शांति से बैठ के पढ़िए, क्योंकि यह आपका भविष्य को संवारने वाला है। ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, इसमें जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण भी हैं। पृथ्वी का एक लघुत्तम प्रतिरूप है, माने कि मॉडल है। तो पृथ्वी का मॉडल क्या है? तो पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। ठीक है, गोला नहीं। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का एक पैटर्न है, प्रतिरूप है, प्रारूप कहिए, मॉडल कहिए ना। कौन सी रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटी है? अभी बात किए ना कि पृथ्वी को गोलार्ध, ये देखिए ऊपरे और नीचे, गोला के आधा ऊपरे और गोला के आधा नीचे, एक कहते हैं गोलार्ध। तो इसको कभी कहते हैं भूमध्य रेखा भी कहते, अब अभी तुरंत बताया कि इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा तो बताइए दे, ऊपर एने कर्क एने मकर, यहाँ पड़ी ऐसे करके, ऐसे जो भी हो, ये है भारत। ठीक है, चलिए। पृथ्वी पर ताप कटिबंधों का निर्धारण किस रेखा द्वारा होता है? तो ताप कटिबंध का निर्धारण अभी हम बात किए। ताप की बात है, ताप, तो देखिए ताप निर्धारण किससे हो रहा है? तो हम क्या कह देंगे? अक्षांश रेखा से। माने भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा, लेकिन सबसे बड़ी रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? तो भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को हम लोग गोर कहते हैं। ठीक है, रूस को कितने मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है? रूस को, तो रूस देखिए बहुत बड़ा देश है। आपको पता है का कि पृथ्वी पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। और जिसके चलते वहां पे टाइम निर्धारण करने के लिए, भारत में टाइम निर्धारण करने के लिए ग्रीनविच मानक टाइम को कितना 82.5 डिग्री ईस्ट माना गया ना। नहीं, 82.5 डिग्री ईस्ट माने, ठीक है, मानक टाइम इलाहाबाद से माना गया। तो ठीक है, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टि से देश है वो रूस है, और वहां पे 11 गो मानक टाइम लिया गया। अलग अलग राज्यों के मान के चलिए कि कुछ कुछ राज्य अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, बहुत दूर दूर में हैं, इसलिए वहां मानक टाइम कितना माना गया? 11 गो है। तो काफी इंपोर्टेंट है, और यह आपको अपने बुक में दिया हुआ है, इसलिए का और इम्पोर्टेंट है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है, माने कि ऐसे 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 जाल इसमें हो गया कि नहीं, इस जाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं। ठीक, दो अक्षांश की बीच की दूरी है, तो दो अक्षांश के बीच की दूरी है तो कितना? वही दुर्गा पूजा के चंदा के बराबर 111। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? 111। अब आप जिस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो, चैनल का लिंक क्या है? तो SM क्लासेस 1111। ठीक है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? खाली 111। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, परीक्षा में आपको सीधे टपकेगा और सीधे आपको 111 दे के आंसर आना है। आकलन परीक्षा के बाद चैनल से आपको जुड़े रहना है, और आपको हम दिखाएंगे भी कि कौन कौन सवाल आया। भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो भारत का समय जो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है?
तो उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, 24 घंटा। परिक्रमण गति को पृथ्वी की, परिक्रमण गति को पृथ्वी की कौन गति कहते हैं, तो वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण माने सूर्य है ना जी, सूर्य के गोले गोले पृथ्वी में घूम रहा है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ पृथ्वी क्या हो रहा है, इस रास्ता से गोले गोले घूम रहा है, तो ये कौन गति हो गया इसका, परिक्रमण माने परिक्रमा कर रहा है। और जैसे लट्टू ऐसा पृथ्वी का हो रहा है, अपने अक्ष पर ऐसे नाच रहा है ना गोले गोले, तो ये घूर्णन कर रहा है, तो एक बार नाच के आ जा रहा है 24 घंटा में, ठीक है। और गोले गोले घुमावे में सूरज के गोले गोले घूम रहा है, तो इस गति क्या कर रहा है, वार्षिक गति, 1 साल में लग जा रहा है। समझ रहे बात को। अब यहाँ पे क्या मामला है कि यहाँ पे एक प्रश्न है जो आपको परीक्षा में इस बार आ जाएगा, ठीक है। क्या प्रश्न है, यहाँ पे शायद मेंशन है कि नहीं, बाद में देख लेंगे, नीचे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी जब ऐसे ऐसे गोले गोले घूमती है ना, माने घूर्णन करती है, घूर्णन, पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है ना, तो दिन रात होता है। क्या है कि 24 घंटा का बात है, 12 घंटा दिन तो 12 घंटा रात, तो 24 घंटा में जो घूर जाती है ऐसे लट्टू इसे नाच नाच के, तो इस समय घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रात। और ये घूमती है ना गोले गोले 365 दिन, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटा लगता है यार, वही 6 घंटा बाद मिलकर 4 साल में बन जाता है, 6 चौके 24, इसीलिए फरवरी होता है 29 दिन के, एक दिन बढ़ जाता है, तो ठीक है। तो बात करते हैं, दिन रात हो गया। और जो गोले गोले घूमती है इसको कहते हैं परिक्रमण गति। कौन गति, परिक्रमण गति। और इसी को वार्षिक गति भी कहते हैं। और एक चलते होता है मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन। समझ गए सर। मौसम परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो वार्षिक गति कहें या परिक्रमण गति कहें, परिक्रमण गति या वार्षिक गति, इसी के कारण होता है पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं कि परिक्रमण गति को पृथ्वी की, परिक्रमण गति को, हाँ ये तो हो गया वार्षिक गति, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर ऐसे घूमता है, नाचता है, तो क्या कहते हैं, नाच रहा है, तो घूर्णन कहते हैं, गोले गोले घूम रहा है, ठीक है। घूर्णन गति को पृथ्वी की, घूर्णन गति को पृथ्वी की, अर्थ एक ही दिन में न घूम जाता है जी। तो दैनिक गति कहेंगे कि रोज की गति है, कि रोज यही काम है, नाचते रहेला गोले गोले लट्टू जैसन, ठीक है। बात करते हैं पृथ्वी का अक्ष, एक पृथ्वी का जो अक्ष है एक क्या है, तो काल्पनिक रेखा है ना, कोई वास्तविक नहीं है। क्या है, तो काल्पनिक है, हम लोग कल्पना किए हैं कि ऐसा है। किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, हाँ देखो देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, किस गति के कारण दिन रात होते हैं। आगे ना प्रश्न, तो किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा, वर्ष में होता है दिन रात, एक ही दिन में होता है जी, तो खत्म। परिक्रमण यहू है 365 दिन 6 घंटा में, तो परिक्रमण वार्षिक खत्म, ये वाला तो खत्म है, तो घूरेगा ना जी एक दिन में, एक दिन में से तो घूम जाएगा, तबे दिन रात हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये टॉपिक का हो गया, आपका समाप्त हो गया। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भूलिए नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर जरूर आएँ, ठीक है। आप लोग का जो प्यार मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को लोगों को धन्यवाद, और उनके माता पिता को मेरे तरफ से बार बार नमस्कार। अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्क ना, एक अगला टॉपिक है ना, देख लीजिए क्या है, मानचित्र का है। किसका है, मानचित्र का। ठीक है। डिस्क चुक का उपयोग किया जाता है, तो किसमें उपयोग किया जाता है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने में। किसका पता लगाने में, दिशा का पता लगाने में डिस्क चुक का उपयोग किया जाता है। पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, तो जो पठार को दर्शाते हैं ना मानचित्र, उसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं।
पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक है? तो किसी भी चीज के पैमाना कि मतलब कितना दूर पर लेना है, कितना इंच का कितना दूरी तय करना है, तो एक पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना किसके लिए जरूरी है? तो मानचित्र के लिए। ठीक है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र को 3 प्रकार में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत पठारों झीलों को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो ऐसा मानचित्र जिसमें पर्वत पठार झील को दर्शाया गया है उसको क्या कहते हैं? तो भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, पांच राज्यों और शहरों, राज्यों शहरों गांवों एवं राज्यों एवं देशों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? मैंने जहां का हो सब राज्य का सीमा दर्शाया गया हो कि मैंने इतना दूर झारखंड है तो इसके बगल में बिहार है, तो इतना दूर ऐसे है, तो सब बताया गया। क्या है? सीमा का निर्धारण है। तो वह कौन राजनीतिक है? कैसा कैसा मानचित्र है? राजनीतिक। दो चीज समझिए, जहां पे पत्थर पहाड़ झरना नदी नाला दर्शाया गया तो उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, और जहां पे उस राज्य के बारे में दर्शाया गया है कि कौन राज्य का सीमा कितना दूर है, कौन राज्य कने है, पूरब है पश्चिम है, राज्य के बारे में सिर्फ बताया गया है, उसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। आगे बात करते हैं हम लोग मानचित्र मानचित्र पर अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अलग अलग प्रकार के चिन्ह होता है उसको प्रतीक चिन्ह कहेंगे। दिशा का पता लगाने तो जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? अभी लोग सबसे शुरू प्रश्न नहीं पढ़े थे कि दिक् सूचक का प्रयोग कहाँ होता है? तो दिशा का पता लगाने के लिए। वही चीज यहाँ पे प्रश्न में पूछ दिया। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? तो चपटी सतह पर जो हम लोग खींचते हैं, पृथ्वी तो गोल है लेकिन हम लोग खींचते हैं उसका कैसे नक्शा खींचते हैं, कैसे? चपटा सतह पर, तो उसको हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं मानचित्र। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर, पृथ्वी तो चपटा नहीं ना है लेकिन चपटी सतह पर उसका क्या कर रहे हैं? एक हम बना दे रहे हैं। ठीक है, उसका मानचित्र नक्शा बना दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी के बीच के अनुपात को, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दर्शाई गई बीच के दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं हम लोग पैमाना। जैसे कि मानचित्र पर दर्शाए यहाँ से लेके यहाँ 1 सेंटीमीटर, अब पैमाना लिख दिए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि एक सेंटीमीटर खींचे तो 1 और 2 कर दिए तो कितना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर है। तो चूंकि पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर नक्शा पर नाप लिए तो हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी 2000 किलोमीटर। तो इस दोनों के जो हम लोग क्या किए, इसका अथी जो निकाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो पैमाना है कि पैमाना के हिसाब से ही नक्शा पर दूरी तय होता है। आगे बात करते हैं, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींचा गया तो उसको क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि वह चित्र जो पैमाने पर आधारित न होकर यादाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कहीं गए वहां पे कोई नाप जोख के नहीं, ऐसे अंदाजिए खींच रहे हैं ना, तो उसको नजरी नक्शा जिसको आप लोग बोलते हैं। अरे आप लोग सब कुछ टीचर है ना, आप लोग नजरी नक्शा बोलते हैं ना, कि नजर से देख देख के कि अच्छा ऐसे था गली, फिर यहाँ से था एने पहाड़, फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करके ये जो गांव है यहाँ नदी है नाला कट के ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे जो बना है बिना नपले जोखले जेकर नजरी नक्शा कहते हैं, तो उसी को हम लोग रेखा चित्र भी कहते हैं। ठीक है, किताब की भाषा में। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का नया साल बहुत अच्छा से बीते।